नमस्कार। स्वागत है आपका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के मंच पर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का उद्देश्य है शोषण मुक्त समाज और नारा है ग्राहक तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहक जागरण पखवाड़ा मना रही है और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जागरण पखवाड़े के अंतर्गत आज का विषय है भारतीय शिक्षा पद्धति एवं ग्रामीण ग्राहक छात्र एवं अभिभावकों की समस्याएं कैसे दूर हों। हमारे साथ हैं एनपी सिंह जी, रिटायर्ड आईएएस, अध्यक्ष भारतीय शिक्षा बोर्ड। बहुत बहुत स्वागत है एनपी सिंह साहब। धन्यवाद राजवीर। हमारा सर कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र के और गरीब जो ग्राहक हैं या ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्र अभिभावक हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है, पहले जो पद्धति थी कि शिक्षा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। अब उल्टा चलन हो गया है सर, ये कि सुविधाएं जिसमें ज़्यादा होती हैं वहाँ माना जाता है शिक्षा अच्छी होती है। किंतु आज के इस परिवेश में धन का जो अभाव है, ग्रामीण जनता में परेशानियां हैं, इस समस्या से कैसे निजात मिल सकती है या उनको सुविधाएं मिल सकती हैं? देखिए, ये तो पूर्णतः संभव तभी हो सकता है जब राज्य सरकार और भारत सरकार, जो हमारे विद्यालय सरकारी माध्यम से चलते हैं, जिसको सरकारों ने निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान कर रखा है पहले से, और उसकी गुणवत्ता के लिए निरंतर सरकारें प्रयास भी कर रही हैं, वो प्रयास जो पूर्णतः फलीभूत हो जाए और एक कम आय वर्ग के जो लोग हैं, मुख्यतः गांव के लोग हैं या शहरों में भी जो स्लम एरिया के लोग हैं जी, उनको विद्यालयों में पहुंच तभी हो सकती है जब उनके पास ऐसे विद्यालयों में जाने की बाध्यता ना हो जिसमें अधिक फीस ली जाती है जी। जब तक ये बाध्यता बरकरार रहेगी तब तक ये समस्या रहेगी। दूसरी बात, शिक्षा में गुणवत्तापरक शिक्षा कौन सी है, जो भी आप संकेत दे रहे थे, ये भी एक बहुत व्यापक प्रश्न है। हम लोगों ने ये मान लिया है, एक नैरेटिव हो गया है मैकाले की 1835 के एजुकेशन एक्ट के बाद से, कि जो विद्यालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना सिखा दे वही सबसे बड़ी गुणवत्तापरक शिक्षा है। जैसे हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालयों से पढ़ा, गवर्नमेंट के, यूपी गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल से पढ़ा, प्राइमरी भी किया, मिडिल भी किया और सेकेंडरी भी किया। गवर्नमेंट के थे सारे, पहले गवर्नमेंट के सारे स्कूल थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी गवर्नमेंट का था जी। और वहाँ से अध्ययन किया और ईश्वर की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से एक अच्छे पदों पर आकर के सेवानिवृत्त हुए और अब भी शिक्षा बोर्ड का कार्य देख रहे हैं जी। लेकिन एक नैरेटिव मैकाले के ज़माने से गढ़ दी गई, उसी की बात कर रहे हैं सर हम जी। अंग्रेजी भाषा इतनी वरीयता की श्रेणी में खड़ी हो गई आकर कि लोगों के दिमाग में साइंस, मैथमेटिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप क्वालिटी, बिजनेस क्वालिटी, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी, इन सब चीज़ों के मुद्दे ही पीछे छूट गए। यही प्रश्न है सर, मेन अवेयरनेस करने का प्रोग्राम, जागरण का प्रोग्राम हमारा यही है कि लोगों को ये बता सकें हम कि जो स्वरोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप है या इस तरह के व्यावसायिक प्रोग्राम और भी हैं, इसके लिए क्या हमें विशेष पद्धति में, शिक्षा पद्धति में सुधार करना पड़ेगा या ग्रामीण परिवेश में जागरण का प्रोग्राम क्या करना पड़ेगा, जब लोगों के मन में से भ्रम दूर हो कि नौकरी या अंग्रेजी वाले स्कूल हैं जो बहुत अच्छे नहीं होते, या ज़्यादा फीस लेने वाला स्कूल है बहुत अच्छा नहीं होता। यही हमारा जागरण का कार्यक्रम है। आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, जितने भी, एक बार मैं लखनऊ में म्यूनिसिपल कमिश्नर था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारा बच्चों का लोरेटो में एडमिशन करा दीजिए। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों, तो बोले कि वहाँ के बच्चे अंग्रेजी बहुत फ्लुएंट बोलते हैं। तो हमने कहा एक सर्वे कर लो कि विगत 20 वर्षों में जो लड़कियाँ लोरेटो में पढ़ी हैं उसमें से कितनी ऐसी हैं जो वैज्ञानिक हैं जी, अच्छे, या लीडरशिप है या जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लीडर हुई जी। तो उन्होंने खुद कहा कि साहब ऐसी तो नहीं मिल रही हैं, सर्वे करके आए जी, सर्वे में ये पाया। तो हमने कहा लेकिन जो प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं, उनका सर्वे कर लो, तुम्हें जितने भी टॉप लोग मिलेंगे उसमें 80% लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो ये जो अंग्रेजी, आप राजवीर जी, आप भी गांव के रहने वाले जी, ध्यान देते होंगे जी। पहले लोग ये पूछते थे कि किसका बच्चा ज़्यादा पढ़ने में तेज है जी। तो उसके मूल्यांकन का जो पैरामीटर होता था वो मैथमेटिक्स होता था। मैथमेटिक्स जी। कि बच्चे की मैथमेटिक्स कैसी है।
अब जो पैरामीटर मेघालय के बाद की शिक्षा पद्धति विगत 200 वर्षों से बदला और तेजी से मैं देख रहा हूँ कि स्वतंत्रता के बाद और बदला। जी। पता नहीं क्यों बदला कि जो बच्चे गांव के लोग भी कहते हैं कि फला का बच्चा अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है। 21वीं सदी में मतलब 2000 के बाद भी ज्यादा बदला है सर ये ज्यादा हुआ है। मैंने देखा है कि 91 के बाद 1991 जी के जी बाद 2000 के बाद और ज्यादा हो गया है सर 2000 के बाद ये प्रवृत्ति और फैल रही जी। है। तो अभिभावकों में ये जागरूकता पैदा करने की जरूरत है कि बच्चे को संवाद की शक्ति होनी चाहिए, कम्युनिकेशन पावर होना जी चाहिए। जी जी लेकिन भाषा कोई एक भी हो, जी एक सामान्य रूप से मान्यता है एजुकेशनिस्ट की जी कि अगर एक व्यक्ति एक भाषा में निष्णात है जी। तो किसी भी दूसरी भाषा को आसानी से सीख सकता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने सर, एक भाषा में अच्छा मतलब पकड़ है उसकी, अगर दूसरी भाषा सीख मातृभाषा सकता है। उसकी अच्छी है, जी जैसे अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं जी। मान लीजिए, और हिंदी में हम संवाद करने के लिए हमारे पास दक्षता है, जी तो हम किसी दूसरी भाषा में भी बोल लेंगे। अगर दक्षता आपकी एक भाषा में है जी तो किसी भी दूसरी भाषा में आप इसको परिवर्तित कर सकते हो। इसलिए पहले बच्चे की दक्षता पैदा करो उसकी मातृभाषा में। मातृभाषा। और खुशी की बात है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अच्छा, न्यू जो शिक्षा पद्धति आ रही है उस दिशा में आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा बताया आपने। फिर कुछ बुनियादी सवाल गांव से जुड़ करके होते हैं। सबकी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, महंगे स्कूल में पढ़े, ये परिपाटी बन गई गाँव में भी, और नौकरी पाए बस। नौकरी के अलावा बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, रोजगार के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आज इंग्लिश वाले स्कूल में सर्वे किया गया, बहुत अच्छे पदों पर नहीं पाएंगे वो, किंतु मानसिकता ये बन चुकी है, ये नैरेटिव बन चुका है। इसे हम तोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया, कौन सी शिक्षा माध्यम से, शिक्षा पद्धति के माध्यम से, ऐसे कौन से रास्ते निकालें जिससे कि लोगों में जागृति पैदा कर सकें कि नहीं भैया, शिक्षा पद्धति मतलब नौकरी पाने के लिए अलावा बहुत सारे साधन हैं आपको मतलब अच्छी जगह पहुंचने के लिए, धन कमाने के लिए। देखिए, देश पूरे पर्यावरणीय और भौगोलिक समृद्धि के बाद भी जी अगर हम अपने वेल्थ क्रिएशन आर्थिक रूप से बहुत अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि हम नौकरी को ज़्यादा पसंद करते हैं। जी जी। और इवन यहाँ तक कि अपनी शादियां भी तलाशने जाते हैं तो नौकरी यस, यही अगला प्रश्न मेरा यही था सर। नौकरी पूछते हैं। जी। नेतृत्व को हम नकारते हैं, जी। और जब तक इस देश में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने वाली शिक्षा की ओर विकास नहीं होगा और प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। इसलिए हमें जागरण की आवश्यकता है हर स्तर पर, जी पाठ्य पुस्तकों में भी, पाठ्यचर्या में भी, हाँ। पठन पाठन की विधाओं विधाओं में में भी, जी। प्रेरणा देने वाले उद्बोधनों में भी, गांव-गांव में अभिभावकों को प्रशिक्षण देकर, शिक्षकों के अंदर ये मनोवृत्ति लाकर कि बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में लीडर पैदा करें, चाहे आर्थिक जी, क्षेत्र में, लीडर सामाजिक पैदा। क्षेत्र में, जी। राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में एक लीडर पैदा करने की प्रवृत्ति है। सर, समय के अनुसार देखिए मतलब बहुत सारे बच्चों का मानसिक स्तर ऊपर नीचे हो सकता है, जो पैदा होते हैं, जो भी बच्चे इस तरह की मानसिक स्तर होता है उस हिसाब से उनको रोजगार की तरफ या पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए। किंतु भीड़ चाल चलती जा रही है, इस भीड़ चाल को हम कैसे तोड़ें? और इतने इतने पाठ्यक्रम के साथ साथ मतलब खर्चे बढ़ गए हैं पुस्तकों का, और पता नहीं कौन कलर, इतने प्रकार की मतलब खर्चे बढ़ गए हैं उनके, क्रय करना इतना आसान नहीं आम आदमी का। तो ऐसी पद्धति में क्या परिवर्तन किए जाए जिससे कि कम से कम पैसे में और आम नागरिक को इसका शिक्षा एकमात्र प्राप्त की जा विकल्प सके? है जो अखिल भारत का जो विराट गुरुकुल पद्धति थी, जी उसमें ये व्यय कम होते थे जी। विद्यालय के स्तर पर। अगर विद्यालय के प्रबंधन, विद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं पर अधिक खर्च होता है तो स्वाभाविक है कि इतना चैरिटी का दिमाग रखने वाले, प्रेरणा रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जी जी। शिक्षा व्यावसायिक क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। यही सबसे बड़ा कारण है सर जी। तो इसलिए जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बाध्यता हाई क्वालिटी का न रखें, जी तभी ये व्यय कम हो सकता है। और दूसरा, गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को और क्वालिटी को बढ़ाया जाए, दोनों पर समानांतर काम राजवीर जी करना होगा। एक और सर चलते चलते हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे ग्रामीण परिवेश और शहर परिवेश में गरीब जो क्रय शक्ति बहुत कम होती है और खरीदारी बहुत कम करते हैं, और शिक्षा एक बहुत बड़ा भार बनती जा रही है उनके ऊपर। शिक्षा भार न बने, रोजगार का साधन बने, और ऐसे कौन से आयाम हो सकते हैं कि कम खर्चीली शिक्षा प्राप्त करके भी व्यक्ति रोजगार संपन्न हो सकता है या अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है? देखिए, फिर मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करूंगा। जी। बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही, और सारे चिंतकों ने मिल करके जो एक
फोकस किया है जी कि शिक्षा पद्धति में वोकेशनल एजुकेशन को एकेडमिक एजुकेशन के बराबर महत्व दिया है। जी, अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा विस्तार से बताएंगे वोकेशनल और शिक्षा दोनों में? तो जैसे एकेडमिक अगर शिक्षा में। एकेडमिक में मान लीजिए आपने इतिहास, भूगोल, जी लैंग्वेजेस में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और पंक्ति में लगे हुए हैं 4th क्लास एम्प्लॉई, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उससे तो अच्छा है कि ऐसे ऐसे तमाम उदाहरण हैं जी कि व्यक्ति अपने गांव में 1 एकड़ जमीन में भी जी डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को लागू करके उससे अधिक आय प्राप्त कर लेता है जितना एक नौकरी से नौकरी पेशा कर सकता है। जी, सकता बिल्कुल है। सही है। लेकिन उन पद्धतियों के विषय में, जैसे आज के तारीख में ये वर्ष हमारा भारत सरकार मिलेट्स का वर्ष कर रही है। जी पूरी दुनिया आजकल ज्वार, बाजरा, जी, मोटा मिलेट्स अनाज। की ओर बढ़ रही है, मोटा अनाज की। जी अगर हम खेती में मोटा अनाज प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग, जी क्रॉप रोटेशन, जी मल्टीपल क्रॉपिंग, जी इसको अगर अडॉप्ट करें और ब्लॉक लेवल पर जी उन जो हमारे प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर जी। के, उनकी प्रोसेसिंग की यूनिट लगे, जी उसका जाल बिछे, जी तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर होगा। बहुत जरूरी है कोई सर। वहीं पर उद्योग का एंटरप्रेन्योर भी होगा जी 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 और फिर वो जॉब के लिए दौड़ेगा नहीं छोटे छोटे। परंपरागत खेती से हटके हमें काम करना पड़ेगा और वहाँ पे उद्योग और मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की या पैरों पर खड़े होने की संभावना बनी हुई है। दूसरा राजवीर जी, जी हमें व्यवसाय करने वालों को गरिमा भी प्रदान करना। हाँ, ये मेरा बिल्कुल पूछने वाला था मैं आपसे कि अभी क्या व्यवसाय में। होता है जी कि जो व्यक्ति पूछोगे आप क्या कर रहे हो, अगर उसने कह दिया मैं खेती कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ कम गरिमा में काम कर रहा है। जी कोई व्यक्ति कहते हैं कि हम एक छोटी सी शॉप कर रहे हैं, जी भले ही उसकी इनकम 25,000 रुपये महीने हो रही जी हो जी और नौकरी वाले की इनकम ना हो रही हो प्राइवेट कंपनियों में, जी लेकिन प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाला व्यक्ति चूंकि टाई सूट में घूमता है तो इसलिए उसको हम ज़्यादा सुपीरियर मानने लगते हैं। और एग्रीकल्चर का व्यक्ति अच्छी हवा ले रहा है, पोल्यूशन फ्री फ्री। एटमॉस्फेयर में रह रहा है, लेकिन वो अपनी लाइफ को इन्फीरियर मानता है क्योंकि सोसाइटी ने एक परसेप्शन बना रखा है। यही हमें सर, जबकि मतलब वो स्वस्थ रहता है, हाँ, मानसिक तनाव कम रहता है, नौकरी पेशा वाला दूसरे की तरह से जीता है, बहुत सारे दबाव होते हैं उस पर। जिस एग्रीकल्चर सेक्टर ने राजवीर जी कोरोना के 2 साल के आपदा काल में जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया शहरों आपने से सर। लोग भाग करके गांव में गए जी और उस गांव की इसी एग्रीकल्चर इकोनॉमी ने 2 वर्ष तक पूरे देश की इकोनॉमी को थामे रखा। बिल्कुल थामे रखा, यदि फ्री अनाज भी मिल पाया लोगों को तो वो हमारे किसानों की वजह से। बिल्कुल लेकिन उस किसान को हम सम्मान से नहीं सम्मान देखते, से। मजदूर को सम्मान से नहीं देखते। और वही किसी कंपनी में 10,000 रुपए का भी कॉल सेंटर पर काम कर रहा है तो उसको कहेंगे कि दिल्ली में नौकरी कर रहा है, नोएडा में नौकरी कर रहा है। तो ये जो ग्राहकों को मैं आम आदमी मानता जी हूँ, जी, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी चीज का ग्राहक उपभोक्ता है, है, ग्राहक है जी, भोक्ता है जी। तो अगर वो ग्राहक अगर ये अनुभव करे कि अपने बच्चे को हमें लीडर बनाना है, जी वो चाहे छोटे से यूनिट का लीडर हो चाहे बड़े बड़े यूनिट यूनिट का का लीडर हो, तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर तेजी से फैले जी तो मुझे लगता है कि ये जो शैक्षणिक व्यवस्थाओं में अत्यधिक व्यय हो रहा है जी और बेरोजगारी की जो संख्या बढ़ती चली जा जी रही है, जी जी बिल्कुल। इस पर दोनों पर अंकुश लग सकता है और वेल्थ क्रिएशन भी हमारे देश का बढ़ सकता है। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी से 6 गुना ज़्यादा चाइना की प्रोडक्टिविटी है जी, 6 एग्रीकल्चर की, बिल्कुल। इसका मतलब हमारे एग्रो इकोनॉमी में अभी भी 6-7 गुना बढ़ोतरी की संभावना भावना बनी है। हुई है जी ये तभी संभव है जब स्टूडेंट वोकेशनल एजुकेशन में एग्रीकल्चर को महत्व देके आगे बढ़े। और मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड में इसीलिए एग्री बिजनेस, एग्री टेक्नोलॉजी, हार्टिकल्चर, अप्लाइड एग्रीकल्चर इस तरह के विषयों को ला रहा हूँ अच्छा। ताकि बच्चे उन विषयों को पढ़ तो करके विस्तार से बताइए इसके बारे में। स्वावलंबी हो सके। स्वावलंबी बनाने के लिए आपकी नई शिक्षा पद्धति आ रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर पर जो शहर की तरफ पलायन हो रहा है, पलायन भी रुकेगा और प्रतिभा का जो आकलन नहीं कर पा रहे उसे आकलन भी होगा। और धन से जो आजकल आंका जा रहा है, धन संचय कितना किसी के पास में, उसकी सुविधाएं आंकी जा रही हैं, उसके बारे में जो आपकी शिक्षा पद्धति है उसके बाद थोड़ा सा हमारे देखिए हमारी शिक्षा पद्धति व्यूअर्स को बताएं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात जी, है, मूल्य आधारित शिक्षा। मूल्य आधारित शिक्षा। और वो सारे मूल्य पाश्चात्य नहीं बल्कि भारत के वेदों, वेदांगों, अच्छा, भारतीय पुरातन संस्कृति जो हमारी शास्त्रों, जी महाकाव्यों, जी दर्शनों, उससे जो उभरे हुए मूल्य हैं, जी, जो जी, शाश्वत मूल्य हैं, सनातन मूल्य हैं, शाश्वत, जी। उसके आधार पर है। और मैंने जब उसका आकलन किया तो विश्व के समस्त मूल्यों से वरीय मूल्य हमारे हैं जी बिल्कुल। और वही मूल्य हमें अभ्युदय और निश्रेयस
के बीच समन्वय लाते हैं। जो वेदों का वाक्य है जी कि मैटीरियल प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के बीच में ब्लेंड होना चाहिए, समन्वय होना समन्वय होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। चाहिए। उस सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। और दूसरा, श्रम को सबसे अधिक सम्मान, हाँ, श्रम को सम्मान मिलना चाहिए, बिल्कुल। नारी को सम्मान, जी संविधान को सम्मान, सामाजिक मूल्यों को सम्मान। जी जी श्रम को सम्मान देने से ही हमारे समाज में जो कुरीतियां आई जाति व्यवस्था की, जी। वो भी समाप्त। समाप्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा उदाहरण है सर, ये बहुत अच्छा। क्योंकि जो जी। मैं मानता हूं कि हमारी वर्ण व्यवस्था प्रोफेशन पर थी, जी बिल्कुल, कार्य आधारित पर। कर्म विभाजन पर थी, जी बिल्कुल, लेकिन ग्रेजुअली ये बर्थ पर हो गई, जन्म पर हो गई। जन्म आधारित हो गई जी, हाँ, और हमने जो श्रम करने वाले लोग थे उनको वर्ण व्यवस्था में नीचे धकेल दिया। धकेल दिया जी, यहाँ से भी हमारी प्रवृत्ति जो है श्रम की ओर जाने की कम हो गई। बिल्कुल सही। आज पुनः आवश्यकता है पूरे देश को, और ऐसी शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है जो भारतीय शिक्षा बोर्ड उसमें भारतीय की नई पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए तैयार कर रहे हैं हम लोग, कि हमारा वोकेशन के प्रति, अपने रोजगार के अपने स्वरोजगार के प्रति। और अपने मैं कलेक्टर था एक जिले का, जी तो मैंने उसका एक मूल्यांकन ये कराया कि कितने लोग हैं जो एक हाउस होल्ड फैमिली 100 चुना जी। कि कितने लोग फॉरेन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, अच्छा, विदेशी उत्पाद हैं जो। जी और वह उत्पाद क्या स्थानीय जी जी रॉ मटेरियल से हो सकता है कि नहीं हो सकता। जी, तो जी, मैंने जी। जब आकलन किया जी तो 90% ऐसे प्रोडक्ट थे जो स्थानीय रॉ मटेरियल पर स्थानीय श्रमिक ही बना सकते थे, बहुत लेकिन अच्छा। हम कॉर्पोरेट की चीज को 10 गुना में खरीद रहे हैं। और लोकल यूथ भी वही है, जी। लोकल स्किल भी वही है, सब लोकल कुछ वही है। बाजार भी वही है, लोकल इन्वायरमेंट भी वही है, लोकल रॉ मटेरियल भी वही टोटल है। मटेरियल भी जी। लेकिन ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री करते जी हैं, ये तभी संभव है जब आत्मनिर्भर रीजनल क्षेत्र भी होने लगे जी जी और स्वदेशी की अवधारणा, जी जैसा पतंजलि योगपीठ काम कर रही हाँ है, जी या अन्य कई संस्थाएं काम कर रही हैं, हैं। अमूल है हमारा दूध का, डेयरी का, इस तरह की जो अवधारणाएं तेजी से और विस्तार करें और बच्चे श्रम और वोकेशन और लीडरशिप की ओर बढ़े, ये ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब आपका। आपने बताया कि आपकी शिक्षा पद्धति जो नई आने वाली है उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और स्वरोजगार की तरफ भागेंगे और गांव से पलायन रुकेगा, जातिवाद का ये दंश खत्म होगा, बहुत सारी आने वाली कुरीतियां मिटेंगी और शिक्षा पद्धति को लोग अपनाएंगे, कई सारे मिथक टूटेंगे, भ्रम टूटेंगे और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, युवा आत्मसम्मान बनेगा, लीडर बनेगा और भारत के लिए करने की क्षमता पैदा करेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद राजू।